हेलो दोस्तों, A1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीटेट 20 अगस्त 2023 को जो परीक्षा अभी अभी जस्ट संपन्न हुई है उसी की आंसर की देखेंगे, जिसमें आज हम लोग लेने वाले हैं भाग 2 गणित। गणित के अंदर सबसे पहला प्रश्न है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का और दो 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। तो 5 रुपये यहाँ हो गया, 2 रुपया यहाँ, 5 तो 7 और 5 जो है 50 पैसे की, तो 2.5 रुपया ये, 7 2 9 9.5 रुपया हो गया। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है? तो 9.5 रुपये उसके पास हैं, उसे 50 पैसे और ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन 4, 50 पैसे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। रुबीना ने कार से 16:50 पर अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पर समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। तो रुबीना ने जो समय टोटल जो समाप्त की है तो 21:15 पर, और जो स्टार्ट की है वो 16:50। तो इसी में से यह माइनस कर देंगे। तो इसमें जो है 1 घंटा उधार ले लेंगे, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट ये, 15 मिनट ये, तो हो गया 75। 75 में से 50 जाएगा तो 25 आएगा। अब ये बच गया 20, 20 में 16 गए 4, तो 4 घंटा 25 मिनट टोटल समय लगेगा। तो 4 घंटा 25 मिनट ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 4 घंटे 25 मिनट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 4 गुना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो हमसे जो है बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, तो इसमें जो हो जाएगा वो 1/4, 1/3 और 1/2 हो जाएगा। तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया। तो 4.8 किलोग्राम, यानी इसे ग्राम में बदल लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ग्राम में दी हुई है। तो ये हो गया 4800 ग्राम हो गया, और 2500 ग्राम ये हो गया, और 3.5 किलो जो काजू, तो यानी 3500 ये हो गया, को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? तो इसको सबसे पहले ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 00 18 के 8 4 5 5 5 10। अब यहाँ कह रहा है बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, तो 3 दर्जन में हो जाएंगे 12 या 36, यानी कि 36 पीस। तो 1800 भागे 36, तो 36 तियाँ 108, 30 तियाँ 90, फिर 6 18, तो 36 तियाँ 108, तो 300 ग्राम हमारा उत्तर हो जाएगा। 300 ग्राम जो दिया है ऑप्शन 2 में, 35 का सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। +5 -5 +5 -5 +5 -5, उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है, के विषम संख्या पदों का योगफल है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 पद हो गए, तो ये सम है, तो विषम पूछा जा रहा है तो हमसे, तो यहाँ एक +5 और लगा देंगे। अब ये 7 संख्या हो गई, तो ये हो गई विषम। तो +5 -5 कट जाएगा, फिर +5 -5 कटेगा, फिर +5 -5 कटेगा, तो अभी बचा 5। तो हमारा उत्तर हो जाएगा +5। +5 ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन 1।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो अवरोही क्रम में जो निरूपित करती है वो है ऑप्शन नंबर 3, 10.5, 1.50, 1.055, 1.05, 1.005 और 1.155। तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो 100 लाख को जो है वो 1 करोड़ के रूप में जाना जाता है। तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन 2, 1 करोड़। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? तो 100 में जो है पूर्ण संख्या जोड़ दें। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से लेकर अनंत तक चलती रहती है। तो 100 में कोई भी पूर्ण संख्या जोड़ दीजिए। 100 में 2 जोड़ लेते हैं मान लीजिए, चलिए। फिर 100 में 2 घटा देते हैं, यही हमसे कह रहा है। उसके बाद कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल। तो अब योगफल कर देते हैं। तो इसमें -2 +2 कट जाएगा, तो 100 और +100 हो जाएगा 200। तो 200 ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 200। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? हमसे नहीं पूछा जा रहा है। तो 9 जो है यह एक गुणनखंड नहीं है, बल्कि 5 से जो है यह कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन 1, 9। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 है यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाता है, यह सही है। ऑप्शन 2 दिया हुआ है यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाता है, यह भी सही है। और ऑप्शन 3 दिया हुआ है यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाती है, यह गलत है। 4 में दिया हुआ है यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाता है, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा और हमसे नहीं पूछा है, यानी गलत संख्या पूछी गई है। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? तो 1 दिया हुआ है, 6 है, 15 है, उसके बाद लुप्त संख्या, फिर 45। तो 1 और 6 के बीच में जो है 5 का अंतर है, फिर 6 और 15 के बीच में जो है 9 का। तो 9 और 6 15 हो गया, फिर 15 और ये लुप्त संख्या के बीच में जो है ये है 13 का अंतर। तो 3, 5, 3, 8, 1, 1, 2, तो 28। अब 28 ये हो गया, फिर 28 और 45 के बीच में जो है 17 का अंतर है। तो 8 और 7, 5, 2, 1, 3 और 1, 4, 45 हो गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 28। तो 42 का सही उत्तर 28 जो है ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो 42 का सही उत्तर है 28। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। एक तरफ रक्त समूह दिया है, एक तरफ दिया है विद्यार्थियों की संख्या। तो ए रक्त वाले जो हैं वह 9 हैं, बी वाले 6, ओ वाले 12 और ए बी वाले 3 हैं। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है सबसे अधिक। तो सबसे अधिक जो है वो ओ वाले हैं। तो सबसे अधिक ले लिए 12, और सबसे कम दिया हुआ ए बी यानी कि 3। पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात, तो अनुपात लगा दीजिए क्या है। तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4:1। तो 4:1 जो है ऑप्शन 2 में दिया है। 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? तो हमें 3D बताना है। तो 3D जो है वह है घन, घनाभ, गोला और बेलन। तो 44 का सही उत्तर है ऑप्शन 1।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो 36 सर्वसम दिया हुआ है, तो 1 गुणे 36 हो जाएगा बराबर 36, फिर 2 गुणे 18 बराबर हो जाएगा 36, फिर 3 गुणे 12, 12 3 36, 4 गुणे हो जाएगा 9, 4 9 36, फिर 5 तो होगा नहीं, 6 गुणे 6 छत्तों का 36। अब इससे आगे जो आएगी तो संख्या वो रिपीट हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो वह 5 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से बना सकती है। तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 5। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 दिया हुआ है, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है, तो यह बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया हुआ है, मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, यह गलत है। तीसरा है, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, यह भी गलत है। और चौथा है, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है, तो यह भी सही है। अब इस प्रश्न को जो है इसमें 2 सही दिख रहा है, तो यह जो है यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, या आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा ऑप्शन चूज़ करता है। तो वैसे भी हम लोग 46 का ऑप्शन 4 ले रहे हैं, लेकिन यह आयोग के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 ही सही हो, 1 भी सही हो सकता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं क्या कहती हैं? ऑप्शन 1 है, महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं, तो यही हमारा सही हो जाएगा। 47 का सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। गणितीय अधिगम सामग्री, ऑप्शन ए दिया हुआ है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, तो यह शिक्षकों की मदद करती है, जो बालक के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। अगला है बी, सोता अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, तो यह सही है बी वाला। और सी दिया हुआ, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, यह भी गलत हो जाएगा। और डी जो दिया है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, तो डी सही हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा बी और डी ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो 48 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 बी और डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन है ऑप्शन 2, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, यह ठीक है। और अगला दिया हुआ है, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है, यह भी ठीक है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, यह भी ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, तो जो गलत होगा वही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। 49 का सही उत्तर है ऑप्शन 1, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। प्रश्न संख्या 50। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो 50 का सही जवाब है ऑप्शन 2, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियों उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है।
अगला है प्रश्न संख्या 51। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य है ऑप्शन 1 अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन 2 बच्चों का मनोरंजन, ऑप्शन 3 बच्चों को व्यस्त रखना और ऑप्शन 4 है विचारों का बहिर्वेशन। तो यहाँ दिया हुआ है प्रोजेक्टिंग आइडियाज़, तो यही हमारा सही हो जाएगा। 51 का सही उत्तर है ऑप्शन 4 विचारों का बहिर्वेशन, यानी कि आइडिया देना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? ऑप्शन 1 है गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। अमूर्त मीन्स होता है जो दिखाई न दे और मूर्त मीन्स होता है जो दिखाई दे। ऑप्शन 2 है गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता। ऑप्शन 3 है गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। ऑप्शन 4 है गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। जो चीज़ दिखाई नहीं देगी उसी से ही बच्चे को भय लगता है, यानी कि डर लगता है। अमूर्त मीन से होता है कि जो दिखाई न दे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन 1 गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो रामानुजन जो है यह गणित के जनक हैं और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया जो गणितज्ञ हैं वो हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी। तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन 3 आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। एक सब्जी बेचने वाला पालक रुपया 60 प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से रुपया 21 6 और 3 यानी कि 4 भाग में लिया। 6 12 6 18 और 3 21 रुपया टोटल हो गया। लिए सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया है यह गणितीय कौशल स्पष्ट है या गलत है। बी के अंदर है यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, यह भी गलत है, जबकि वो अलग अलग सॉल्व करें तो यह लाभदायक है। और सी दिया हुआ है ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो यह सी सही है। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल सी। तो केवल सी जो है ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो 54 का सही हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल सी। प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? ऑप्शन 1 है शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वह नकल कर रहे हैं, यानी देख कर लिख रहे हैं, तो यह गलत हो जाएगा। स्वयं कर रहे हैं यही पूछा जा रहा है। और ऑप्शन 2 है बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बालक खुद खोज रहा है, तो यहाँ पर हस्त कौशल के ज़रिए से कर भी रहा है काम। तो हमारा उत्तर भी हो जाएगा यही। 55 का सही उत्तर है ऑप्शन 2। हस्त कौशल को भी महात्मा गांधी जी बहुत बढ़ावा देते हैं। तो 55 का सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? ए के अंदर दिया हुआ है यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, यह बिल्कुल सही है। बी के अंदर है यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह भी ठीक है। और सी के है अंदर है यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। गणित जो है यह तर्क पर आधारित होती है, यह भी ठीक है।
और डी के अंदर दिया हुआ है यह हमेशा अभिसारी होता है। गणित जो है अभिसारी और अपसारी दोनों होती है, तो इसमें दिया हुआ सिर्फ अभिसारी। गणित जो है अभिसारी और अपसारी दोनों होती है, तो यह गलत हो जाएगा, डी गलत हो गया। तो ए बी और सी सही हो जाएगा, ए बी और सी। तो 56 का सही उत्तर है ऑप्शन 3 ए बी और सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इसमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभाव नहीं है। ऑप्शन 1 है उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं, तो ए जो है यह ठीक है। और ऑप्शन 2 है वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है, यह भी ठीक है। तीसरा दिया हुआ है वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है, तो यही गलत हो जाएगा। और 4 दिया हुआ है वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान के वीडियो दिखाती है, यह भी ठीक है। तो जो गलत हो जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा जा रहा है। तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 58। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं कम होंगी या हतोत्साहित होंगी, या कि सरल होंगी या मजबूत होंगी। तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन 4 मजबूत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं मजबूत होंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन 1 है कैलकुलेटरों का उपयोग, ऑप्शन 2 भिन्न डिस्क का उपयोग, और ऑप्शन 3 है विभाजन भाग विधि का उपयोग, ऑप्शन 4 है लघुत्तम समापवर्ती विधि का उपयोग। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 भिन्न डिस्क का उपयोग। प्रश्न संख्या 60। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन 1 है विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परवर्ती के रूप में करता है, ऑप्शन 2 विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है, और ऑप्शन 3 है विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में से 1 जोड़ने के रूप में करता है, और ऑप्शन 4 दिया हुआ है विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल A1 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें।